स्वागत है आपका। नवाज शरीफ की कुर्सी चली गई, हमेशा के लिए चली गई। शरीफ पाकिस्तान की राजनीति के मौजूदा समय में सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और अब उन्हीं की राजनीति पर फुल स्टॉप लग गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नेतृत्व बिलावल के हाथों मैच्योर नहीं माना जाता, तो इमरान खान राजनीति की लंबी पारी खेल चुकने के बाद भी अपना प्रभाव एक चुनाव में भी नहीं छोड़ पाए। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान एक अजीब दौर से गुजर रहा है। राजनीतिक शून्यता की स्थिति तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की राजनीति में बड़े चेहरों के अकाल जैसी हालत जरूर है। यह तो रही पाकिस्तान के अंदर की बात, लेकिन नवाज के जाने का असर भारत पर क्या होगा, हमारे लिए यह सवाल ज्यादा बड़ा है, क्योंकि रिश्ते पहले से ही तल्ख हैं। हाँ, एक और दिलचस्प सवाल है कि पनामा गेट में नाम आने पर आइसलैंड के प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो गया, नवाज की कुर्सी चली गई। हमारे देश के कुछ बड़े लोगों का भी नाम आया था, उनका क्या हुआ? और पनामा पेपर लीक मामले में नवाज शरीफ को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया। उन पर भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे। इस फैसले के बाद अब वो कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। करप्शन की कालिख में डूबे नवाज शरीफ, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम पद से किया बर्खास्त। पनामा पेपर लीक मामले में पाकिस्तान की सर्वोच्च अदालत ने नवाज शरीफ को दोषी मानते हुए पीएम पद से बर्खास्त कर दिया है। 5 जजों की बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि नवाज शरीफ पीएम बने रहने लायक नहीं हैं। ऐसे में उन्हें तुरंत वजीर आजम की कुर्सी से हटाया जाए और 2 हफ्तों के अंदर नवाज और उनके परिवार के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। शरीफ साहब ने चाहे जो भी बातें की हैं, इनके लोगों ने जो भी बातें की हैं, आज वो कानून के सामने उनको सर झुकाना पड़ेगा। कानून के सामने सर झुकाना पड़ेगा। आज सुप्रीम कोर्ट का वाज़े ऑर्डर आया है, वाज़े के इमीडिएट इफेक्ट के साथ, यानी कि फौरन इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन इशू कर दे और नवाज शरीफ साहब को बरतरफ कर दिया जाए। दरअसल जेआईटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि नवाज इस पद पर बने रहने लायक नहीं हैं और माना जा रहा है कि कोर्ट ने भी उसी रिपोर्ट पर अपनी मुहर लगाई है। पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा शर्मनाक दिन नहीं हो सकता, क्योंकि मौजूदा प्रधानमंत्री को करप्शन के आरोप में बर्खास्त किए जाने से दुनिया भर में न सिर्फ देश की बदनामी हुई है, बल्कि अब नवाज शरीफ कभी भी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी अब इस फैसले के बाद नवाज शरीफ न तो कभी चुनाव लड़ पाएंगे और न ही पीएम बन पाएंगे। दरअसल जेआईटी ने इस बात की सिफारिश की थी कि नवाज इस पद पर बने रहने लायक हैं ही नहीं। नवाज शरीफ पर आरोप है कि उनके बेटे हुसैन, हसन और बेटी मरियम ने टैक्स हेवन ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 4 कंपनियां शुरू की। इन्हीं कंपनियों के जरिए इन्होंने लंदन में 6 बड़ी प्रॉपर्टीज खरीदी। इसके बाद इन संपत्तियों को गिरवी रखकर बैंक से करीब 70 करोड़ रुपए का लोन लिया। इसके अलावा दूसरे 2 अपार्टमेंट खरीदने में भी स्कॉटलैंड बैंक ने उनकी मदद की। आरोप है कि नवाज और उनके पूरे परिवार ने इस पूरे कारोबार और खरीद फरोख्त में काले धन का इस्तेमाल किया। इसका खुलासा तब हुआ था जब पनामा पेपर लीक हुआ और उसमें ये बात सामने आई कि नवाज शरीफ ने शैडो कंपनियां, ट्रस्ट और कॉरपोरेशन बनाकर टैक्स बचाया है। इस मामले की जांच का जिम्मा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी एनएबी को दिया गया था और फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई थी। टीम न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। तो जाहिर सी बात है, अगर पड़ोस में अशांति होती है तो भारत के लिए भी चिंता की बात जरूर होती है। और ऐसे भी जब भी एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार होती है तो वो भी भारत के लिए कहीं ना कहीं बेहतर है। तो ऐसे में वहां पर अब क्या होगा? अब फिर से उन्हीं की पार्टी का पीएमएल-एन से कोई और उम्मीदवार आएगा और प्रधानमंत्री बनेगा, या मिड टर्म पोल होंगे, या सेना एक बार फिर से काबिज होगी? कई सारे सवाल हैं जिनको समझने की जरूरत है और उस दिशा में भारत के लिए उसका क्या मतलब है। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ बीजेपी से नरेंद्र तनेजा हैं, कांग्रेस से मीम अफजल हैं और साथ ही हार्ड न्यूज के एडिटर संजय कपूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहला सवाल नरेंद्र जी आपसे है। नरेंद्र तनेजा जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि जो नवाज शरीफ का इस्तीफा है और उनकी जो बर्खास्तगी है, उसका भारत के लिए क्या मतलब है? सीधे इसी सवाल पर आते हैं।
देखिए, जहाँ तक भारत का मतलब है, भारत तो यही चाहता है जो लोकतांत्रिक शक्तियां हैं पाकिस्तान के अंदर वो मजबूत रहें। जितनी डेमोक्रेटिक फोर्सेस स्ट्रांग रहेंगी उतना ही जो है जो और डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, माहौल हैं, रिश्ते हैं, वो थोड़ा बेहतर रहते हैं। लेकिन हमको ये भी कभी नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान में इलेक्शन भी होते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी चुने जाते हैं, लेकिन असली जो पावर है वो वहाँ की आर्मी है, वहाँ की ISI है, वहाँ के मुल्ला मौलवी हैं, उनके पास काफ़ी पावर होती है, और ख़ासतौर से आर्मी के पास और ISI के पास। अब जैसे कि अभी ये वर्डिक्ट आया है तो हमने देखा परवेज़ मुशर्रफ जी जो पहले पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है उसको कांग्रेचुलेट किया है। तो बजाय इसके कि मतलब ये करें कि भाई जस्टिस हुआ, उन्होंने उनको कांग्रेचुलेट आर्मी के फॉर्मर आर्मी चीफ ने किया है। तो बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है। दूसरा एक नज़रिया ये भी आता है कि जो सिविलियन इंस्टीट्यूशन पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा तो बची नहीं है, जो बची हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट वास्तव में इंडिपेंडेंट है तो भाई सिविलियन इंस्टीट्यूशन, इसका मतलब अगर वहाँ पे कुछ बरकरार हैं और वो इंडिपेंडेंटली काम करती हैं, अगर ऐसा सच है तो वो तो एक सिल्वर लाइनिंग उसको कहा जा सकता है, क्योंकि कोई भी हमारे पड़ोस का मुल्क हो वहाँ पे इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक और सिविलियन स्ट्रांग हो, कुल मिला के लॉन्ग टर्म में, तो वो हमारे भी इंटरेस्ट भी, हम भी यही चाहते हैं वहाँ जमहूरियत हो, वहाँ लोकतंत्र हो। लेकिन कुल मिला के अभी यह है कि अनसर्टेनिटी आ गई है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, उसके बाद न्यूक्लियर वेपन्स है, हमारे उनसे टेंशन है, तनाव रहता है, और वहाँ पे अब जो है असमंजस पैदा हो गया, अनसर्टेनिटी पैदा हो गई है। पता नहीं वहाँ पे कौन रूल करेगा। अब इस समय कौन वहाँ रूल कर रहा है कि कहीं आर्मी तो बीच में नहीं आ जाएगी, कहीं दोबारा सत्ता तो नहीं हासिल कर लेगी, कोई किसी अपने प्यादे को तो नहीं बैठा देगी क्या। इस दूसरी जो मुस्लिम लीग है नवाज शरीफ वालों, उनका क्या होगा, उनमें से कौन आता है, क्या कोई परिवार का व्यक्ति बनता है या किसी और को वो टिक भी पाते हैं या नहीं टिक पाते। अब मुस्लिम लीग नवाज जो है इसका होगा क्या ये पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी तो उसका डेमोक्रेसी का इंपैक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारे सवाल है, उसको लेकर के भारत को चिंता होती है, क्योंकि बॉर्डर पे कश्मीर में जो पाकिस्तान करता है सब लोग जानते हैं। आर्मी ऐसे हालात के अंदर आर्मी और मजबूत होती है, ISI मजबूत होते हैं, जिहादी मजबूत होते हैं, जो वहाँ कश्मीरी टेररिस्ट ग्रुप है वो मजबूत होते हैं, जो वहाँ अलकायदा जैसे ग्रुप है वो मजबूत होते हैं, जेईन जैसे ग्रुप मजबूत होते हैं। तो कुल मिलाकर के जो अगर हम उसको देखते हैं तो हमारे लिए तो चिंता का विषय है, हमारा पड़ोसी मुल्क और वहां ऐसे हालात हो जाएं, कुल मिला के हमको उसकी फिक्र है। लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा आखिर में, वो ये मैं जरूर कहूंगा कि जमहूरियत, भारत एक डेमोक्रेसी है, और जहां जहां जमहूरियत मजबूत हो हमारे कुल मिला के तो वो इंटरेस्ट में ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे साथ संजय कपूर जी भी। संजय जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि देखिए यूं भी इस वक्त कोई बातचीत हमारी पाकिस्तान से किसी डिप्लोमेटिक चैनल से चल नहीं रही, कम से कम सामने तो नहीं दिखता, बैकडोर का भी कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन ये जो नया डेवलपमेंट पाकिस्तान में हुआ है उससे आप क्या बदलाव देख रहे हैं भारत पाकिस्तान के रिश्तों पर, और जो तमाम कोशिशें थी पीस की उसमें कहीं क्या असर देख रहे हैं आप? मेरे ख्याल से अभी हम भारत पाकिस्तान के रिश्तों की बात ना करके पाकिस्तान के बारे में बात करें, जो कि इस समय एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और कठिन मोड़ से गुजर रहा है। ये अपने आप मेरे ख्याल से पाकिस्तान की, जैसे तनेजा साहब ने कहा, उनकी जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस हैं उनको काफ़ी फ़ख्र की बात है कि वहाँ की जुडिशरी ने एक पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट प्रोब के माध्यम से प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में किनारे करा है, और जिस अंदाज में करा गया उनको पूरा मौका दिया अपनी बात कहने का, और उसके बाद उनको एक 3-2 स्प्लिट वर्डिक्ट था, उसके बाद उनको हटाया गया। और इस तरीके की जो आज़ादी वहाँ पे, संजय जी आपके वो रोकना चाहूंगा, माफ कीजिएगा सर, बिलावल भुट्टो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे इस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। ये आपने बताना है, सहाफियों ने बताना है, तारीख ने बताना है। चेयरमैन साहब कि अगर मुस्लिम लीग अपना प्राइम मिनिस्टर नामजद करती है तो उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी की अपना कोई उम्मीदवार? जी, मैंने अभी ये कहा भी था, the Pakistan People's Party fully intends to put its own candidate for the office of Prime Minister of Pakistan. अगर नवाज लीग इस टाइम पे कोई और फैसला करती है, मिडटर्म जो इलेक्शन है उसकी तरफ अगर ये जाता है, तो आप क्या कहेंगे? हम तो तैयार है हर सिचुएशन के लिए। आपकी क्या हिकमत अमली रहेगी? जैसे कि अरबाब भाई ने कहा कि आप जो है नजर नहीं आते चाहिए, सब कोई फायदा हो रहा है, लेकिन ये जो फैसला आगे आप क्या पोजीशन होगी, आप क्या जो है हिकमत अमली होगी, बिल्कुल तरफों पे जाएंगे, आवाम से रब्ता करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर ऐसे जैसे कॉन्फ्रेंस हो रही है बंद कमरों की कोई? नहीं, ऐसे बंद कमरों को नहीं चलेगा। अभी हमने अपना प्लान पहले से बनाया, अभी और हम उसी प्लान को फॉलो करेंगे।
मेरे जलसे हो रहे हैं बहुत खैबर पख्तूनख्वा में और पंजाब। इमरान साहब ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी केसेस थे, बहुत बड़े केसेस थे जो, वो उसी नेब को रेफर किए हैं जिस नेब पे पीपल्स पार्टी को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो नेब पहले ही इस तरह के केसेस पेंडिंग में उन्होंने डाल दिए थे, उन पे कभी सुनवाई नहीं हुई। आप समझते हैं कि अभी ये उन पे सुनवाई होगी? I think that agar I understand the decision correctly, the Supreme Court will be following this very closely, or time limit be dala hai. So I don't think it will fall into the doldrums as it has done in the past. मेरा सवाल है कि कह रहे हैं कि अगली बारी पीपल्स पार्टी की भी आ सकती है किसी फैसले के हवाले से, अगर सुप्रीम कोर्ट पीपी की आदत के हवाले से कोई ऐसा फैसला ये करेंगे? देखिए, ये फैसला जो है पाकिस्तान के अवाम करेंगे। हमारा इलेक्शन होगा और इलेक्शन में अवाम वोट देंगे, और जो पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज्यादा वोट देंगे वो आम इंतखाबात जो है वो करीब है, आम इंतखाबात जो है होते हुए नजर आ रहे हैं अब तो, और पीपल्स पार्टी के आम रहनुमा पंजाब में जो है वो पीपल्स पार्टी को छोड़कर पीटीआई ज्वाइन कर चुके हैं। आपने इस गेप को कवर करने के लिए क्या प्लानिंग की? हमने जरूर प्लानिंग किया है और मेरा एक्टिविटीज भी होंगे। आप देखिए कि क्या फर्क है। हुकूमत मुखालिफ तहरीक आपकी जारी रहेगी या उसकी स्ट्रेटेजी में कुछ तब्दील हो जाएगी? किस तरफ आप जाएंगे? क्या इमरान खान के अल्लाह टारगेट होंगे आपका? देखो, हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक नजरियाती पार्टी है, हमारा एक सोच है और हम उसी फिलॉसफी को लेकर चलते हैं। अगर हमारा इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपका फिलॉसफी, आपका आइडियोलॉजी पॉपुलर हो या विक्टोरियस हो, आप अपने आइडियोलॉजी से स्टिक करके लड़ते रहते हो, हम वही करेंगे। आपने समझते कि जो पनामा केस का फैसला था, जो उस पर सारे मुहर्रिकात जिस पर थे, सुप्रीम कोर्ट ने कमजोर फैसला दिया कि ऐसी चीज पर उनको नायब करार दिया तो $10,000 पाकिस्तानी 2 लाख रुपए पर नायब करार दिए गए जो उनके एसेट्स हैं। तो आपने समझते कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमजोर इशू को जो है वो रेस किया है। मैं तो आई एम नॉट अ लॉयर एंड आई एम नॉट अ जज आल्सो, एंड मैं उधर तो उनको इट्स अप टू द सुप्रीम कोर्ट टू मेक देयर डिसीजंस एंड देयर फैसला। मैं स्प्लिट हेयर्स नहीं करना चाहता हूं कि किस पर करना चाहिए था। चलिए, बिलावल भुट्टो के पास काफ़ी आज वजह है मुस्कुराने की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता हैं बिलावल भुट्टो, उनके पास आज वजह है क्योंकि नवाज शरीफ काफ़ी वक्त से ये लोग मांग कर ही रहे थे पनामा पेपर्स में जब से नवाज शरीफ का नाम आया। खैर, कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही अब रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैमसन शराफ हमारे साथ हैं पाकिस्तान से। आपका ही बहुत बहुत स्वागत है। सैमसन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक बड़ा फैसला यहाँ पर आया सुप्रीम कोर्ट की ओर से, इसके बाद ये कितना बड़ा संकट है पाकिस्तान के लिए और अब यहाँ से आप क्या बदलते हुए देख रहे हैं? ये मिड टर्म इलेक्शंस की आप एक्सपेक्टेशन वहाँ पर कर रहे हैं या फिर यहाँ पर पीएमएलएन से ही कोई और नेता चुन लिया जाएगा? गुड इवनिंग ऑल व्यूअर्स एंड लिसनर्स इन इंडिया। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि पाकिस्तान की हत्या की तारीख में फैसला कभी भी नहीं हुआ जहां पर करप्शन के इल्जाम पर ना सिर्फ एक वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया है बल्कि उनके खिलाफ और उनकी टीम के खिलाफ मुतअद्दिद रेफरेंसेस भी दिए गए हैं जो कि ज़ेली अदालत में चेकिंग। यकीनन ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो कि पाकिस्तान की जमहूरियत के रुख का तयन करेगा। लेकिन अब आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? आगे वापस से कोई नई सरकार आएगी या उसी पार्टी से कोई चुना जाएगा? फिर से इलेक्शंस होंगे या सेना आ जाएगी? कई तरह के अब अटकलें हैं जिस पर लोग जानना चाहते हैं कि क्या होता दिख रहा है। होगा ये कि वजीर आजम नाहल हो गए, अब एक नया पार्टी का जो सदर है उसका चुनाव होगा, उसके बाद वो एक नॉमिनेशन करेंगे एक नए वजीर आजम की। वो वजीर आजम जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामान से वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा और जब वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लेगा तो उसके बाद वो अपनी काबीना तश्कील देगा और फिर अगली इलेक्शन तक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ग्रुप ही की हुकूमत रहेगी। ये है जो फौरी तौर पे नजर आ रहा है। चलिए, ठीक है, हमारे साथ मीम अफजल जी भी हैं। मीम साहब, आपसे जानना चाह रहा हूं क्योंकि बार बार ये बात उठती है कि जब भी पड़ोस में कुछ अशांति होती है, हमने पहले भी देखा, जब भी अशांति होती है तो अचानक से इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, भारत के खिलाफ बड़ी बयानबाजी शुरू हो जाती है, शायद जो मुख्य मुद्दा है वहां से भटकाने की कोशिश जरूर होती है। आपको लगता है इस बार भी वही सब दौर शुरू होगा और फिर से एक एंटी इंडिया माहौल वहां पर बढ़ना शुरू होगा राजनीतिक अनिश्चितता और भ्रष्टाचार के मामले से चीजों को डाइवर्ट करने के लिए?
नहीं, देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है पाकिस्तान में आज जो हुआ है वो एक तो वहाँ पे अदलिया यानी कि जुडिशरी जो है उसका एक रोल बिल्कुल साफ नज़र आया है और जिसको सभी ने वेलकम किया है। हिंदुस्तान के अंदर भी, खुद पाकिस्तान में हर पार्टी इसको वेलकम कर रही है। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ बड़ी शिकायतें थी, जैसे ही करनी वैसी भरनी, आज उसका फैसला हो गया और ये बहुत दिनों से चल रहा था। आपका दूसरा सवाल बड़ा अहम है कि भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ कोई तब्दीली नहीं आएगी। जो भी आएगा, अगर मुस्लिम लीग से आता है तो उसकी तो वही पॉलिसी होगी जो नवाज शरीफ की थी, और उसके अलावा अगर कोई आता है तो वहाँ एक से एक बढ़कर है। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ जो बहुत तजर्बेकार आदमी थे, उनसे ज़्यादा तजर्बा किसी के पास भी होने वाला है, या उससे ज़्यादा तजर्बा रखने वाला कोई आदमी जो है प्राइम मिनिस्टर बनेगा। और जो कम तजर्बा वाला होता है वो बहुत सारे नए नए तजर्बे करता है, लेकिन किसी में ये हिम्मत नहीं है कि भारत से दोस्ती करने की ख्वाहिश करके जो वहाँ से कार्रवाइयाँ चल रही हैं उनको रोक सके। उसके पीछे फ़ौज का हाथ है, जैसा कि हमारे तनेजा साहब भी कह रहे थे और सभी लोग इससे एग्री करते हैं। अब भारत पे इसका दूसरा असर ये होगा कि हमारे यहाँ भी जो पनामा लीक है उसके नतीजे में 500 नाम बताए जाते हैं कि जो आए थे, उसमें 236 या तकरीबन 250 के करीब नाम थे जिनकी इन्वेस्टिगेशन करके एक लिस्ट तैयार की गई थी। आज तक वो लिस्ट का पता नहीं है। यहाँ तक कि रमन सिंह जो चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ के, उनके जो बेटे हैं अभिषेक, जो पार्लियामेंट के मेंबर भी हैं, उनका नाम भी इस लिस्ट में शामिल है, जिनके फॉरेन अकाउंट्स भी हैं और जिनके बारे में कहा जाता है कि फॉरेन अकाउंट्स ट्रेड यानी वो वहाँ पर उसका खुलवाने का भी काम करते रहे हैं। और ये सब चीज़ आज तरक्की के इस दौर के अंदर छुपा के रखी है। प्रधानमंत्री ने शुरू में वादा किया था कि पनामा लीक्स की वो पूरी जानकारी देश को देंगे और जो लोग होंगे बख्शे नहीं जाएंगे। यही बात उन्होंने काले धन के बारे में भी कही थी जो बाहर पड़ा हुआ है। 70 लाख नहीं आया, 70 लाख करोड़ रुपया बताया जाता था कि बाहर है, आज तक 7 रुपये उसमें से आए ही नहीं। और अब ये पनामा वाला, तो मुझे लगता है इसका एक दूसरा इम्पैक्ट ये होगा कि भारत के अंदर ये डिमांड आम आदमी उठाएगा कि पनामा लीग के अंदर जो हमारे लोग इन्वॉल्व हैं उनको भी एक्सपोज किया जाए। जब एक मुल्क का प्रधानमंत्री इस मामले में जान सकता है, तो हमारे यहाँ के जो बड़े बड़े लोग इसके अंदर शामिल हैं उनके नाम भी एक्सपोज होने चाहिए। सरकार के पास उनके नाम अगर हैं, वो खामोशी से इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, नहीं कर रही है, ये सब बातें सामने आनी चाहिए और अब ये डिमांड यहाँ पर उठेगी। ठीक है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी होता है उसका काफी इम्पैक्ट भारत में होता है। तो वो इम्पैक्ट एक तो वो है जो हमारे रिश्ते उससे बेहतर होंगे या नहीं होंगे। मुझे लगता है कि उसके अंदर मुझे कोई गुंजाइश अभी तो नजर नहीं आ रही है। कोई नाम आता है, उसका पूरा कैरियर देखना पड़ेगा, लेकिन असल चीज यही है कि ठीक है सर, ठीक है सर। हालांकि आज हमारा जो मुख्य फोकस है वो यही है कि पाकिस्तान में जो कुछ हुआ उसका भारत पर क्या असर होगा, लेकिन इसका एक एंगल ये भी है जो आपने कहा कि भारत में जिन लोगों के नाम आए थे उन पर कार्रवाई करने की मांग कहीं ना कहीं बढ़ेगी। एक क्विक कमेंट चाहूंगा तनेजा साहब और फिर से हम पाकिस्तान की ओर ही लौटेंगे। तनेजा साहब जल्दी से एक क्विक कमेंट। हाँ, देखिए, जैसा मीम अफजल साहब ने कहा, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने भी कहा था, हमारी सरकार का तो कमिटमेंट है कि अगर जो भ्रष्टाचार है, हमारी तो पूरी लड़ाई उसी को लेकर के है। हमारा तो यही है, जो भ्रष्टाचारी हैं, आप बिहार में भी देखा, भ्रष्टाचारी एक तरफ हो गए, विकास वाले एक तरफ हो गए। हमारी तो सारा यही है, विकास का जो साथ चाहते हैं हमारे साथ आए, भ्रष्टाचार कहते हैं कांग्रेस के साथ जाए। बिल्कुल स्पष्ट है। हमने बोफोर्स को दोबारा खोला है, हम चाहते हैं बोफोर्स तक की तहकीकात हो। 12 लाख करोड़ के जो स्कैंडल यूपीए 2 में हुए, देखिए मीम अफजल साहब ने शुरुआत की है, मैं तो मात्र जवाब दे रहा हूं। उसकी पूरी तहकीकात होनी चाहिए कि कांग्रेस में अरबों रुपया कितना खाया, पनामा तो छोड़िए, पूरी दुनिया में जहां जरूरत हो उसकी तहकीकात होनी चाहिए। मैं पूरी तरह मीम अफजल साहब से सहमत हूं, क्योंकि जो पार्टी करप्शन में है, भ्रष्टाचार में, बोफोर्स से लेकर के और सारी चीजें उसका बिल्कुल जो है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। गरीब देश है, जनता का पैसा है। और जहां तक पनामा पेपर्स की बात है, उसमें भी मैं उनके पूरी तरह उनके साथ हूं। और हमारी सरकार कुछ नहीं छुपाने का, तो हमारे यहाँ प्रश्न नहीं उठता। इसीलिए बोफोर्स की मांग दोबारा उठाई और बोफोर्स को भी हम दोबारा खोल के वहां भी बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हम करेंगे। अच्छा, वापस पाकिस्तान, देखिए उसमें पाकिस्तान के दो क्विक पॉइंट मैं आपको कहूं। एक तो ये है, मैं उसी पे आ रहा हूं। देखिए, 2 क्विक पॉइंट निकल के आते हैं। तो ये निकल के आते हैं कि हकीकत यह है कि पाकिस्तान में ठीक है, डेमोक्रेसी है, पार्लियामेंट के इलेक्शन है, सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन जैसा पाकिस्तान का सोशल मीडिया आज कह रहा है, पिछले 2 घंटे से पाकिस्तान का सोशल मीडिया कह रहा है कि भाई
प्राइम मिनिस्टर जाए या ना जाए उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पाकिस्तान को तो आर्मी चलाती है। ये पाकिस्तान का सोशल मीडिया कह रहा है। दूसरा मीडिया वहां का ये कह रहा है कि यहाँ पे ये असली मुद्दा ये नहीं है कि भाई करप्शन हो गया या क्या हो गया, असली मुद्दा ये है कि जो करप्शन वहां आईएसआई में है, जिहादियों के बीच में है और पाकिस्तानी आर्म फोर्स के बीच में, जब तक उसको नहीं ठीक करेगा सुप्रीम कोर्ट, जब तक आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इस सबको लेकर के तनाव पाकिस्तान के अंदर तनाव होता है, हमको सचेत रहना पड़ता है। और आज जो है हमको बिल्कुल सचेत रहना चाहिए कि वहां पे क्या हो रहा है, अंदर की सचेत रहना चाहिए। और मेहमान है, नुकसान ना हो, हमको सचेत रहना पड़ेगा। ठीक है, अशोक सज्जनार जी आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि एक अंतर जो लगता है कि अब नवाज शरीफ के बाद जो भी आए, कहीं ना कहीं ये माना जाता था कि नवाज शरीफ का एक सॉफ्ट कॉर्नर है इंडिया को लेकर, अब जो आएगा उससे एक्सपेक्ट करना मुश्किल होगा। ये अलग बात है कि सॉफ्ट कॉर्नर के बाद भी नवाज शरीफ कुछ भारत और पाकिस्तान के संबंधों को कुछ नई दिशा में ले जाने में कामयाब नहीं हो पाए। आपको लगता है कि ये एक लॉस जरूर होगा नवाज शरीफ के नहीं होने से? देखिए, मेरे विचार से तो नवाज शरीफ कोई भारत के ऐसे मित्र नहीं थे। जब वो आए थे चुनाव जीत कर 2013 में, तो तब ये जो उन्होंने बयान दिए थे, तो तब ये बहुत समझा जा रहा था जो हमारे रिश्ते जो हैं वो बेहतर होंगे, अच्छे होंगे। परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2014 के बाद जब वो यहाँ पर 26 मई को आए, प्रधानमंत्री ने उनको आमंत्रित किया यहाँ पर अपने स्वेरिंग इन सेरेमनी में, उस समय भी कुछ उम्मीदें जागृत हुई थी, परंतु और ये चलती रही आगे। 25 दिसंबर 2015, एक्चुअली अगर 2015 में देखें, पहले तो उफा का जो मुलाकात हुई थी जुलाई में, तब ये ऐसा महसूस किया गया था जो तब कुछ आगे काम आगे संबंध आगे ठीक हो सकते हैं, वो भी नहीं हुआ। परंतु 25 दिसंबर जब प्रधानमंत्री वहां पर गए लाहौर में, उनको जन्मदिन पर बधाई दी, उनको दिया गया। परंतु उसके बाद जो हमारे हालात हुए हैं, जो दो तरफा रिश्ते हुए हैं, वो बिल्कुल ही नीचे आते गए हैं। तो मैं तो ये नहीं कहूँगा जो नवाज शरीफ कोई भारत के मित्र थे, परंतु जो भारत की तरफ की जो नीति है वो वहाँ की आर्मी चलाती है, सेना चलाती है, खुफिया एजेंसी चलाती है। और नवाज शरीफ के जाने से एक तो ये वहां पर इसका असर महसूस होगा, जो भी उनकी जगह आएंगे वो एक तो इंटरिम आएंगे, कोई ये लंबे दौर के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि वहां पर इलेक्शन अगले साल के शुरुआत में होना है, तो कुछ महीनों के लिए ही वो आएंगे। तो वहां पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पार्टी में बहुत अनसर्टिनिटी बनी रहेगी, बहुत ही टेंटेटिवनेस बनी रहेगी, चाहे वो शहबाज शरीफ आए, ख्वाजा आसिफ आए या कोई भी आए, तो वो बहुत ही इंटरिम के लिए आएंगे, वहां पर सेटल नहीं हो पाएंगे। इसका क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ ये होगा जो वहां की जो फौज है उसकी ताकत और बढ़ेगी, खुफिया एजेंसी उसकी ताकत और बढ़ेगी। और हमने देखा है जो पिछले 1 साल में वहां की फौज भारत के विरुद्ध कैसी कार्रवाई करती रही है, कैसे कारनामे करते रही हैं। तो मेरे विचार से तो हमको वहां से और भी ज्यादा एडवेंचरस पॉलिसी को फेस करना पड़ सकता है। तो इसलिए भारत को बिल्कुल सचेत होना चाहिए, बिल्कुल चौकन्ने होना चाहिए, चाहे वो सीज फायर वायलेशन हो, चाहे वो इन्फिल्ट्रेशन हो, चाहे वो आतंकवाद को सहारा हो, आतंकियों को वहां पर भेजने का। तो इन सब के विरुद्ध हमको सचेत रहना चाहिए। बिल्कुल हमको सचेत रहना होगा। हैं जो कैसे अमेरिका ने भी पाकिस्तान के विरुद्ध उनके $350 मिलियन उनको नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने कहा जो तो उसकी एक नाराजगी अलग से होगी, हमको सचेत रहना होगा निश्चित तौर पे सर। और भी करार दिया है जो वहां पर वो अपने आतंकियों के अड्डों को वो शह देते हैं, सेफ हेवंस बनाते हैं। ठीक है अशोक जी। तो ये सब कार्रवाई उनके विरुद्ध हमको और भी जो भी अपने पार्टनर देश हैं, जो भी अपने मित्र देश सर, शायद अशोक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे, जो पाकिस्तान कैसे भारत के विरुद्ध और अफगानिस्तान के विरुद्ध और देशों के विरुद्ध कैसे आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, और उनकी तरफ से हमें पाकिस्तान की और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी, सेना के विरुद्ध। ठीक है, माफ कीजिएगा सर, बाकी मेहमानों के पास मुझे अब जाना होगा। के सिन्हा साहब, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जैसा कि ये कह रहे हैं और कहीं ना कहीं ये निकल कर आ रहा है कि जब सब कुछ सेना को ही चलाना है तो कुछ बदलेगा नहीं, एक तो बात ये, और एक कहीं ना कहीं ये भी सेंस किया जा रहा है कि जिस तरह से जो एक इन्वेस्टिगेशन के लिए जो बनाया था सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जेआईटी बनाई गई थी, उसमें भी मिलिट्री के 2 लोग थे। तो क्या ये सेना द्वारा रचा गया पूरा ये एक ड्रामा है जो अब अनफोल्ड हुआ है?
देखिए नरेश जी, इसकी बहुत दूरगामी परिणाम है। अभी पेरिफेरल इश्यूज में कुछ लोग कह रहे थे कि इसका शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। नहीं, मेरे अनुसार ये वेरी लॉन्ग टर्म इफेक्ट है एंड बहुत स्ट्रेटजी के थ्रू किया गया है। यदि आप देखेंगे कि इसमें पाकिस्तान मिलिट्री का क्या है, पाकिस्तान मिलिट्री आप देखिए दो ऐसे समय आए हैं अभी, स्पेशली इसके बाद जियाउल हक ने परवेज मुशर्रफ के बाद उन्होंने ये देखा है कि पर्दे के पीछे रह करके और प्रॉक्सी से गवर्नमेंट को चलाना बहुत आसान है, अपनी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना आसान है। आप देखिए वो उनकी क्या है, पाकिस्तान आर्मी आज के दिन में टोटली इन्वॉल्व है चाइना के साथ में। और आप ये देखिए हमारे यहाँ तो बड़ा ये प्रॉब्लम है कि राजनीतिक और डिप्लोमेटिक व्यू लिया जाता है, उससे समाधान निकालने की चेष्टा कर रहे हैं। पाकिस्तान में अमेरिका जब इन्वॉल्व होता है तो उसके पाकिस्तान मिलिट्री से इन्वॉल्व होता है, चाइना जब इन्वॉल्व होता है वो पाकिस्तान मिलिट्री से इन्वॉल्व होता है, रशिया जब इन्वॉल्व होता है तो पाकिस्तान मिलिट्री। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसको ना एक डिप्लोमेटिक और एक राजनीतिक इसका हल निकालें। मैं आपको ये समझाना चाहूंगा कि देखिए पाकिस्तान के आर्मी को जिस तरह से पोर्ट्रे कर रहे है ना, हमने एक दिया वो एकदम से अछूता ले लेते हैं। ठीक है, ये इथोपियन आइडिया नहीं है। जी। आप देखिए किसी को जब मारना होता है ना, जब आप किसी चीज को काटिएगा तो हीरे को हीरे से ही काटा जाता है, मगर समहाउ हम लोग ये मिस कर जाते हैं बस को। आपको मैं थोड़ी सी समझाना चाहूंगा आज के दिन में, हाँ संक्षिप्त में समझाना चाहूंगा। पाकिस्तान मिलिट्री पहले केवल पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता था। 2007 के बाद पहले जो उसकी जुडिशरी थी वो पाकिस्तान मिलिट्री की स्पेशली आर्मी लेना होगा। बहुत संक्षिप्त अपनी बात मैं या तो ब्रेक के बाद हमें 1 मिनट का दें, हम एक ब्रेक लेते हैं। मैं ये समझाना चाहूंगा क्योंकि ये बातें हमारे मीडिया में होती नहीं है। ठीक है, क्योंकि या तो हम लोग उसको डरते हैं या समझ ब्रेक के बाद आते हैं, फिर आपसे समझते हैं इस बात को। एक छोटा सा ब्रेक लेके फिर से हाजिर होंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अगर राजनीतिक अनिश्चितता बढ़ती है तो उसका भारत के लिए क्या मतलब है, क्या क्या बदलेगा। यूं तो रिश्ते ऐसे भी कहीं नहीं जा रहे थे, लेकिन अगर वहां पर एक राजनीतिक संकट खड़ा होता है तो भारत को क्या और एक्स्ट्रा इंतजाम करने होंगे अपनी सिक्योरिटीज को लेकर, क्योंकि कई बार अगर आप देखें माजी में कि जब जब दिक्कतें वहां पर हुई है तो कहीं ना कहीं इन्फिल्ट्रेशन भी बढ़ा है, सुरक्षा को लेकर संकट बढ़ा है। इस बार क्या बदलेगा? नवाज शरीफ के अयोग्य और बेईमान घोषित होने के बाद पाकिस्तान में एक सियासी संकट पैदा हो गया है। ऐसे में आने वाले दिनों को लेकर भी तमाम तरह के कयास हैं वो लग रहे हैं। जुम्मे के दिन शरीफ की शराफत पर से नकाब उतर गया। उतरा तो ऐसा उतरा कि पाकिस्तान की राजनीति में उनकी विदाई हो गई। तो कह सकते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में शरीफ का द एंड हो गया। पाकिस्तान के इतिहास में एक और बड़ा शुक्रवार नवाज शरीफ के दी एंड के साथ ही अब पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल शुरू हो चुकी है। सवाल है कि अब आगे क्या? वैसे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में नवाज की पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग को बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें हासिल हैं। ऐसे में उनकी पार्टी का राज तो कायम रहेगा, लेकिन नवाज के पूरे खानदान को दोषी करार दिए जाने के बाद उनकी पार्टी पर पकड़ यकीनन कम होगी। हालांकि जल्द ही उनके भाई शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन खुद शहबाज शरीफ पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। पूर्व क्रिकेटर और अब पाकिस्तान के बड़े नेता इमरान खान पहले ही कह चुके हैं कि उनका अगला निशाना शहबाज शरीफ है। ऐसे में पूरे शरीफ खानदान के सामने सियासी वजूद का बड़ा संकट खड़ा हो चुका है। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि शरीफ खानदान की पकड़ कमजोर होने के साथ ही उनकी पार्टी PMLN का भी कमजोर होना तय है।
दूसरी अहम नजर पाकिस्तान की फौज पर रहेगी। पाकिस्तान के वजूद में आने के बाद से आधे से ज्यादा समय तक सत्ता पर फौज काबिज रही है और इतिहास रहा है जब जब चुनी हुई सरकार कमजोर हुई है, फौज ने सत्ता हथियाने में देरी नहीं लगाई है। तो मौजूदा संकट में फौज क्या कदम उठाती है, इस पर सबकी नजर रहेगी। पाकिस्तान में जब भी अस्थिरता आती है, वहां बड़ी संख्या में मौजूद नॉन स्टेट एक्टर्स हालात का फायदा उठाने से नहीं चूकते। ऐसे में आतंकवादी गतिविधियों में इजाफा होना तय है और इसके असर से भारत को भी बचना है। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसकी दुनिया भर में तो फजीहत तो हुई है। ऐसे में पहले से ही खराब छवि को लेकर घूम रहे पाकिस्तान के और बुरे दिन आने तय हैं। विरमाराम, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। मेहमान तमाम हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान से रिटायर्ड ब्रिगेडियर सैमसन शरफ साहब हैं। शरफ साहब, आपसे समझना चाह रहा हूं क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि अब तक तो वहां की आर्मी का वहां की पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस होता था, लेकिन अब ये जो मामला है इसमें एक जुडिशरी में भी इंटरफेरेंस हुआ है और जो JIT थी उसमें 2 मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग थे। पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ा दुख और अफसोस है कि बहुत ज्यादा पर्सुएशन के बाद आप मुझे अपने चैनल पे लेके आए, बोलने के लिए नहीं बल्कि सुनने के लिए ऐसे ऐसे रिमार्क्स जो कि जिनका हकायक से कोई सर आए ना आपके पास, अब आप उन रिमार्क्स पर जवाब दे सकते हैं। जैसे कहा गया कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया जो इस वक्त भौंक रहा है कि पसे पर्दे रह के कंट्रोल कर रही है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी आप ट्विटर लगा लें और ट्रेंड्स देख लें और वो क्या भौंका जा रहा है, प्रोपेगेंडा और बातें। आप इतने ज्यादा पैरानॉय हैं, इतना थ्रेटन फील करते हैं पाकिस्तान से, हर वक्त एक जंगी जुनून तारी रहता है। पाकिस्तान में जंगी जुनून नहीं है, हम इस तरह भारत के मतलब महसूस नहीं करते पाकिस्तान में। आप हमारे सोशल मीडिया पे देखेंगे ना, हमारे टेलीविजन देखेंगे, जिस तरीके से 24 घंटे तबसरे होते हैं भारत के मीडिया के अंदर। आप जो अमन का राग, आप जिस अमन के राग की बात कर रहे हैं ना, अभी 2 दिन पुराना अमन का राग बताता हूं। परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा था कि मैं तो परमाणु हमला करना चाहता था और हम कोई किसी तरह का हमें भी बड़ा कुछ पता है जी, हमें भी बहुत कुछ पता है, लेकिन क्योंकि नहीं तो कम से कम हम स्क्रीन पर ये झूठ तो ना कहें कि हम सब बहुत ही प्यार की बातें करते हैं और खाली भारत ही चाहता है दुश्मनी हो जाए और झगड़ा हो जाए। एजेंसियां बर्पा कर रही हैं, सब कुछ मालूम है, उसके लिए एक अलग प्रोग्राम कर लेंगे। आज का जो प्रोग्राम है वो है नाअहलियत पाकिस्तान के वजीर आजम की, पाकिस्तान बिल्कुल और इसी पर आपका सवाल, इसी से जुड़ा आपसे सवाल पूछा था मैंने। किया गया इसका पाकिस्तान की मसला अफवाज का कोई अमल आप क्या बता रहे हैं कि हमको पता नहीं है? नहीं ठीक है, तनेजा साहब एक बार बोले। को सियासत में कौन तनेजा साहब एक मिनट रुकिएगा। नवाज शरीफ साहब को सियासत में तनेजा साहब रुकिएगा एक मिनट, क्योंकि उनकी शिकायत ये थी कि उनको बोलने नहीं दिया गया। जी, जरूरी नहीं है कि ISI का रिप्रेजेंटेटिव जुडिशरी पाकिस्तान में चल रही है। अभी भी पंजाब के वजीर आला ने JIT बनाई है, उसमें भी दोनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा गया है। और अगर ये जोर से किया गया, अगर ये प्रेशर से किया गया, तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब और उनकी हुकूमत इस पे ऑब्जेक्ट कर सकते थे कि इसमें ISI और MI के रैप को क्यों डाला गया। आप बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चला रहे हैं, एंटी पाकिस्तान चीजों को जो है उसको टूल देते चले जा रहे हैं, गलत परसेप्शन भारत से फैला रहे हैं, लोगों को मिस इन्फॉर्म कर रहे हैं, एक डिस इन्फॉर्मेशन का बाजार गर्म है जिसका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं। आप इधर पाकिस्तान में आपका सोशल मीडिया क्या कह रहा है? पीसफुल है, कोई भारत के खिलाफ चैनल लगा दे तो लगता है कि बस चंद घंटों के बाद जंग शुरू होने वाली। ठीक है सर, ठीक है, एक मिनट पहले तनेजा साहब को सोशल मीडिया पे दिखा रहे थे, उन्होंने कहा था सोशल मीडिया देख लें। जी तनेजा साहब दिखाए ना, 3-4 कॉपी पेस्ट करके आपको दिखा दूं। हमें भी सोशल मीडिया देखिए आपका सोशल मीडिया, पढ़े लिखे जर्नलिस्ट वो वहां पे कह रहे हैं कि असली ताकत ये लड़ाई करप्शन के खिलाफ नहीं है, असली जो पाकिस्तान में ताकत है उसने स्ट्राइक किया है, उसने जमहूरियत पे हमला किया जो पाकिस्तान की असली था। आपका सोशल मीडिया कह रहा है, हमने तो बल्कि मैंने अपने रिमार्क में तो आपको सुप्रीम कोर्ट की तारीफ करी है, पर आपका सोशल मीडिया बोल रहा है। अब उसके बारे में हम तो नहीं बना रहे आपका सोशल मीडिया। और दूसरी बात यह है कि हकीकत यह है, आप सुन लीजिए नवाज शरीफ साहब को किसने पैदा किया था, सियासत में उनको कौन लेकर के आए थे, क्या हमको नहीं पता है सियासत में कौन लेकर के आए? और अपना सोशल मीडिया आप जर्नलिस्ट की तरह देखिए। ठीक है तनेजा साहब, रोकना चाहूंगा महाराष्ट्र से, ठीक है
स्क्रैप और पता नहीं क्या क्या मंगाया करती। ठीक है, यहाँ पे के सिन्हा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब मेरा टर्न आया, आपने बोल लिया। ब्रिगेडियर साहब रुकिए, ब्रिगेडियर साहब, हाँ एक मिनट, जस्ट ब्रिगेडियर जस्ट होल्ड ऑन। देखिए ब्रिगेडियर साहब, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखिए आज के दिन में जो ये आपका जजमेंट आया है, एक जजमेंट, एक ऐसा जजमेंट है जो आने वाले समय में भी इसका असर पड़ेगा। देखिए आपकी जजमेंट जो आई है, आप भले ना मानेंगे क्योंकि आप फिर बोलना शुरू कर देंगे, ये तो टोटल आर्मी कंट्रोल जजमेंट है जिसमें कि जीआईटी के अंदर दो, देख लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम यहाँ पे आप अपने समय बोल लिए, हमें बोलने दें ना, या हमारा चैनल है, देखिए इंडिया का चैनल है सर, एक मिनट, हमारे लोग भी सुन रहे हैं। और ये जो आज चोर पाकिस्तान में पकड़े गए हैं, ये चोर, देखिए चोर तो भरे पड़े हैं आपके मिलिट्री में भी, आपके मिलिट्री में भी। चाइना ने जो आपको $46 बिलियन दिया है ना सीपैक के अंदर में, जो अपने बेसेस बनाने के लिए डिफरेंट, इंक्लूडिंग इन गोदार के अंदर जो मिलिट्री बेस बना रहा है, उसके अंदर में ह्यूज मनी है, और जनरल साहबों ने जमीन खरीदी है। आप कभी नहीं पकड़ोगे उनको। ठीक है सर, ठीक है। मेरे को एक चीज मैं बताना जो चाहता हूं, देखिए जेआईटी के अंदर दो मिलिट्री ऑफिसर के अलावा एक बहुत ज्यादा क्लोज जो है अगेंस्ट जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट फैमिली के, और एक जो है उनके क्रिकेटर के उनके नजदीक के लोग, 4 लोग थे। उन्होंने वर्डिक्ट 60 दिन में दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जब उनकी उनका डिसीजन जब स्प्लिट था 2 और 3 के बीच में, तो उस बीच में जब जीआईटी बनाई है, जीआईटी ने एब्सोल्युटली क्लियर कर दिया है कि 15 चार्जेस के अंदर में, जबकि अभी चार्ज इन्होंने 2 ही लगाए हैं। और मैं आपको यह बताऊंगा जो आर्टिकल 62 का इन्होंने सहारा लिया है, ये एक जाउल हक के समय का बनाया हुआ है, वो उनकी देन है। उसको पीपीपी रोकना चाहती थी, जो कि इन्होंने नवाज शरीफ साहब ने नहीं अलाउ किया। आज उसी के शिकार बने, और शिकार पनामा पेपर लीक, ये गलत बताया जा रहा है। पनामा पेपर लीक तो उनके परिवार वालों का है। जो इनको नवाज शरीफ को जो चार्ज लगाया गया है, वो चार्ज है कि नॉमिनेशन के समय उन्होंने गलत लिखे हैं, और एक कंपनी का जो उन्होंने पैसा लिया है वो दिखाया नहीं है। उसके अंदर में उन्होंने उनको मॉरल टर्पिट्यूड कि ये दैट्स व्हाई पूरे आजीवन तक अब डिस्क्वालीफाई हो गए। संजय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, संजय जी आपके पास आ रहा हूँ। 62 आर्टिकल पे बात करना चाहूंगा। ये तो यार हक दिया हुआ है आपको। ठीक है संजय जी, आर्मी के हाथ में बहुत बड़ा टूल है ये 62 आर्टिकल 62। ठीक है संजय जी, उसको आप रिवोक नहीं करेंगे। ठीक है ब्रिगेडियर साहब आपके पास भी आएंगे। हाँ बताइए। संजय जी मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जैसा कि अभी सिन्हा साहब भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जुडिशरी में अब इंटरफेरेंस बढ़ गया है मिलिट्री का, वहां पर ये अपने आप में आपको लगता है कि और मजबूत करेगा वहां की सेना को और वहां की ISI को भी, और ये कम से कम हमारे लिए चिंता की बात ज्यादा हो जाती है अब? देखिए हर चीज़ हम अपने नज़रिए से सोचते हैं, ठीक बात है, परंतु इसमें पाकिस्तान की भी अपनी समस्याएं हैं। वहाँ पे आर्मी हरदम मजबूत थी, ऐसी बात नहीं कि आर्मी जुडिशरी के साथ मिलकर और ज़्यादा मजबूत हो गई और नहीं हो गई, परंतु ये जो जजमेंट है इसकी कुछ लोग उसकी आलोचना भी कर रहे हैं। आसमा जहांगीर जो वहाँ की बहुत बड़ी लॉयर हैं, उनका कहना है कि इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट की दीवारों पे इससे क्रैक हुआ है, और लोग बाग ये शक व शुबा कर रहे हैं कि ये ऑब्जेक्टिव जजमेंट है, ये पॉलिटिकल जजमेंट है। तो क्योंकि कई साल काफ़ी खौफ इस बात का है कि इससे ये जो डेमोक्रेसी है, जो कुछ हद तक जो लोकतंत्र है, वहाँ का इम्पैक्ट होगा। आर्मी आपकी सही बात है ज़्यादा मजबूत होगी, और आने वाले दिनों में कौन वहाँ पर प्रधानमंत्री बनता है, क्योंकि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है प्राइम मिनिस्टर का डिस्क्वालिफिकेशन का कोई प्रोविजन नहीं है, तो यहाँ पर किसी और आदमी को इलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद ही यहाँ पर स्थिति संवरेगी। इस पूरे गैप के दौरान आर्मी, बजवा साहब जो हैं, जनरल बजवा, वहाँ पर काफ़ी मॉडरेट माने जाते हैं, जो कि ज़्यादा इसमें इंटरफेयर करना पसंद नहीं करते राजनीति में, पर उनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी आ जाएगी कि अपना यहाँ पर जो प्रभुत्व है उसको ज़्यादा बढ़ाएं, और जो पॉलिटिकल कंफ्यूजन जो ट्रांजिशन हो रहा है उसको इस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे कि आर्मी का जो इंटरेस्ट है वो बरकरार रहे। तो आपकी बात में सत्य है कि ये एनलार्ज होगा, और हिंदुस्तान और जो नवाज शरीफ के जो खासकर मोदी साहब नवाज शरीफ के बीच में एक रिश्ता था, चाहे उसको आगे बढ़ा या ना बढ़ा वो अपनी बात है, पर एक ना रिश्ता था,
उसको कुछ हद तक ठेस पहुंचेगी। जो संभावना थी कि बातचीत कुछ आगे बढ़ेगी और दोस्ती ना कुछ बढ़ेगी, वैसे भी काफी समय से वो रुका हुआ था, पर मुझे लगता है कि अब काफी समय तक उसकी संभावना नहीं है। और खासकर जिस तरीके से चीन बैठा हुआ है हमारे, जिसके साथ चीन का भी एक एंगल है, ये भी समझना होगा। कन्फ्रंटेशन हो रहा है आज की तारीख में, वो सब चीजें वो चीजों को थोड़ा एग्रावेट कर सकता है। तो कई सारी चीजें जोड़ के देखनी पड़ेंगी। अकेले इस तरीके से देखने में हम लोग है ना काफी गलती कर सकते हैं। ठीक है। तो अशोक इस जी, समय जो इस इलाके में पूरा जो नए समीकरण बन रहे हैं उसका प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल अशोक जी, हम जब भी पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी की बात करें या वहां से आने वाली चिंताओं की बात करें, तो आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि हम चाइना की तरफ नजर फेर कर कोई बात कर सकते हैं। पाकिस्तान भारत की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं चाइना का एक इनडायरेक्ट रोल वहां पे रहता है, अगर कोई गलती करे, इनडायरेक्ट रोल रहता है। अशोक जी, लोग अपने लीडर को पकड़ लेते हैं। अशोक जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले में चाइना का रोल? आप क्या देख रहे हैं? सियासी पार्टियों में जो लीडर हैं जी ब्रिगेडियर साहब घर पे आते होते हैं और कोई उनको फोर्स नहीं कर सकता। ब्रिगेडियर साहब, मेरे विचार से चीन का रोल कुछ इतना सकारात्मक नहीं होगा। चीन क्योंकि हमेशा से पाकिस्तान का प्रयोग करता आया है, जो भारत के ऊपर अंकुश लगाया जाए, भारत को कैसे एक उभरने नहीं दिया जाए, जो उसकी शक्ति है उसको पूरे आगे आने नहीं दिया जाए। पहले अमेरिका पाकिस्तान को बहुत सहायता करता था, चाहे वो माली सहायता हो या अस्त्र शस्त्र उसको देता हो। अब उनके रिश्ते थोड़े और फीके पड़ गए हैं, कम पड़ गए हैं, परंतु पिछले कुछ साल से चीन ने उसको इतनी सहायता देनी शुरू की है। न केवल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, परंतु और तरीके से भी हमेशा से, चाहे वो परमाणु अस्त्र हो या मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वो हमेशा पाकिस्तान को देता रहा है। हालांकि चीन न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का सदस्य है, परंतु उसकी अवहेलना करते हुए वो उसको देता रहा है, जो कि पाकिस्तान भारत के ऊपर एक अंकुश बनाए रखे और एक दबाव बनाए रखे। इससे पाकिस्तान का हौसला और बढ़ेगा। और पिछले कुछ समय हमने जो देखा है, जो पाकिस्तान चाहे वो सीज फायर वायलेशन हो, चाहे वो वहां से इन्फिल्ट्रेशन हो, उसको और ज्यादा बढ़ावा देता आया है। तो ये चीन की शह से ही देता हुआ आया है। अब हम देखते हैं जो हमारे वहां पर सिक्किम सेक्टर में जो डोकलाम में चीन के साथ जो हालात ऐसे हुए हैं, तो उससे भारत और चीन के रिश्तों में और थोड़ी खटाई आई है। और मेरे विचार से चीन का जो सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए वो और बढ़ेगा। और उससे ये वाला जो फैसला आया है, मैं इसको बिल्कुल नहीं देखता जो ये वहां की चाहे गणतंत्र की या चाहे जनतंत्र की कोई विजय हो। ये बिल्कुल सॉफ्ट कूक है मेरे विचार से, ये क्रीपिंग कूक है जो कि पाकिस्तान आर्मी ने, क्योंकि बहुत सारी बिकॉज बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में बहुत सवाल उठ सकते हैं। केवल यही नहीं जो को वहां पर दो वो मेंबर थे जो अफसरान थे आर्मी के और आईएसआई के, और भी बहुत। देखिए ये 5 मेंबर जिन्होंने सुना था ये केस, अगर इसको आगे ले जाना होता तो कोई और मेंबर होते, क्योंकि इसमें 2 मेंबर ने तो कह ही दिया था जो नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। तो ये वाला तो पूरा लोडेड था नवाज शरीफ के अगेंस्ट। और मेरे विचार से ये कोई क्रेडिट नहीं देता है न्याय व्यवस्था को पाकिस्तान के। मेरे विचार से तो बहुत ज्यादा प्रश्न उठते हैं इससे, जो कि ये क्या गया है। परंतु भारत को इसमें बहुत चौकन्ना रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि वहां की सेना की और ताकत बढ़ेगी और उसको इस अस्थिरता से और कोई एडवेंचरस काम करने को उसको और शय मिलेगी। बिल्कुल शय मिलेगी। मीम अफजल साहब, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे वाकये में एक बार फिर से पाकिस्तान की एक स्टेबल डेमोक्रेसी के तौर पर फजीयत फिर से एक बार होती है। आपको लगता है कि ये बात सही है? ये बात तो सही है, लेकिन मैं ये कहूंगा, मैं दोबारा इस बात को दोहराऊंगा कि नवाज शरीफ बहुत तजर्बेकार आदमी थे और हम ये उम्मीद करते थे शुरू में कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी शुरू में कोशिश की उनसे ताल्लुक अच्छा बनाने की। खैर उसमें नाकामी हुई। नवाज शरीफ का ये पुराना रिकॉर्ड भी है, पहले भी वो एक बार ऐसा ही कर चुके हैं, आपको याद होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो आपने ख़ासतौर पर अभी हमारे तनेजा साहब भी कह रहे थे और हमारे दूसरे जो पूर्व नायक हैं वो भी कह रहे थे, ये
जो उन्होंने अपना एक तजिया पेश किया वो बड़ी हद तक सही मुझे मालूम होता है। हमको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है और हिंदुस्तान के लेकर के मुझे नहीं लगता कि कोई पॉलिसी के अंदर कोई तब्दीली की कहीं दूर दूर तक कोई संभावना है। हाँ, अलबत्ता मैं ये कह सकता हूँ कि मुस्लिम लीग जो वहाँ की एक पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसको और ज़्यादा ताकत ना मिले, इसलिए भी मैं समझता हूँ कि इसमें कुछ पहलू शामिल हो सकता है और उसको कमज़ोरी तो उसको आनी ही आनी है। और अगले, चूंकि इलेक्शन में 1 साल है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो आवाम पर जो इसका असर हुआ है उसमें अगली बार मुस्लिम लीग को किसी भी हाल में कामयाबी नहीं मिलेगी। वहाँ पर फिर उसके बाद 2 ही पार्टियां हैं जो रह जाती हैं, एक इमरान खान की पार्टी है और दूसरी पीपल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी में सिर्फ बिलावल भुट्टो जो हैं अभी बहुत नए हैं, उनका कोई तजर्बा नहीं है और इमरान खान का भी कोई तजर्बा नहीं है। मुझे लगता है कि इन 2 के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा और इनके जहन को पढ़ने की ज़रूरत होगी कि हिंदुस्तान के बारे में ये क्या सोचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तनेजा साहब, एक आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्योंकि जैसा कि मीम अफजल साहब भी कह रहे थे, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक अनिश्चितता का एक माहौल वहां पर बन रहा है कि अब पाकिस्तान को संभाले तो संभाले कौन। इन सब के बीच में कहीं ना कहीं, जैसा कि बाकी मेहमानों ने भी माना, कि सेना और मजबूत होती है और सेना के मजबूत होने का मतलब ये भी कहा जा सकता है कि चाइना का और असर जो है, रसूख जो है पाकिस्तान में बढ़ेगा, जो कि एक खराब खबर है। देखिए, एक तो हमको ये देखना होगा कि पाकिस्तान में कुछ हद तक लिमिटेड डेमोक्रेसी रही है, जिसको हम आम भाषा में बोले तो लंगड़ी डेमोक्रेसी रही है। लेकिन दूसरी तरफ नवाज शरीफ भारी भरकम पॉलिटिशियन है। मीम अफजल साहब ने बिल्कुल सही कहा, उन्होंने अपने को एसर्ट किया। जब पिछले जनरल बाजवा का अपॉइंटमेंट आर्मी चीफ हुआ है, वो नवाज शरीफ साहब की पसंद से हुआ और उस पर काफी अटकलें थी कि लोग नहीं चाहते थे उनका, वो आर्मी के कुछ लोग नहीं चाहते, लेकिन अंत में जिसको वो चाहते थे वही आर्मी का चीफ बना। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपने को एसर्ट किया और कहीं ना कहीं जमहूरियत को मुझे लगता है कुछ मजबूत किया। अब सवाल उठ रहे हैं इस बात को लेकर के, हमें तो सिल्वर लाइन भी लगती है अगर ईमानदारी से एक सिविल इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया है वहां के। लेकिन जैसे मैंने कहा, सोशल मीडिया में वहां के बड़े बड़े इज्जतदार बड़े जर्नलिस्ट हैं, साहिब जिलानी साहब, वो ट्वीट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये करप्शन के बारे में कम था और पाकिस्तान में असली ताकत क्या है, आज उस ताकत ने अपने को एसर्ट कर दिया और दिखा दिया कि पाकिस्तान के मालिक वो है, उनका इशारा आर्मी की तरफ है। तो अगर ऐसा है तो चाइना का जिक्र किया, चाइना के और पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई के तो बहुत नजदीकी रिश्ते हैं, तो हमारे को और डबल सचेत रहने की जरूरत है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से यहां कह रहा हूं, हमारी सरकार पूरी सचेत है उसको लेकर के, हमको कतई फिक्र की बात नहीं है। लेकिन इतना जरूर हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो और वहां के जो अवाम है उनको भी भारत जैसी जमहूरियत एक समय में आने को देखने को मिले, जिससे वो लोग अमन चैन से रहें। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, जैसा कि अभी आपने सुना, तनेजा साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जो वो कह रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम भी ये मानते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, ये हम चाहते हैं। भले ही आपको जो भी लगता रहे, जो कि कुछ देर पहले आप कह रहे थे, हम चाहते हैं वहां जमहूरियत मजबूत रहे, लेकिन वहां की सेना ही नहीं चाहती कि वहां जमहूरियत मजबूत रहे। तो ऐसे में एक स्थिर राष्ट्र, एक विकासशील राष्ट्र कैसे बनेगा पाकिस्तान? देखें, मैं 2 जावियों से सवाल का जवाब दे सकता हूँ। एक तो मैं पाकिस्तान की मसल्ला फौज का हिस्सा रहा हूँ, इन्फेंट्री का सिपाही था और 33 बरस मैंने फौज में नौकरी की। अब मुझे 10 बरस से ज़्यादा हो गया पाकिस्तान तहरीक के खिलाफ, इमरान खान एडवाइजर। मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि नेक्स्ट चैलेंजर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। अब भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग जमात है, उनकी जो बर्तरी पाकिस्तान की पार्लियामेंट में कायम है। उनके कुछ इंडिविजुअल हैं जिनको नाअहल करार दिया गया, पार्टी को नाअहल करार नहीं दिया गया और ना कोई उस पार्टी को रोक रहा है कि वो फ्री इलेक्शन में हिस्सा लें। लिहाजा वो इस वक्त पाकिस्तान की ताकतवर तरीन पार्टी। दूसरी पार्टी जो उभर रही है इस वक्त, वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। जैसे मेरे भाई ने अभी कहा था कि हमें नहीं पता, ना तजुर्बाकार है, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के 4 साबिक फॉरेन मिनिस्टर्स पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, 4 फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान आर नाउ पार्ट ऑफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ। लिहाजा हो सकता है चेहरे पार्टी नई हो, नौजायदा हो, लेकिन आप ये देखें कि इस पार्टी ने कितनी तवील जद्दोजहद की है। रिग्ड इलेक्शन से लेके अब तक 2013 से हम सड़कों पे हैं और आज हम सड़कों से उठे हैं। इतना तवील जद्दोजहद की हमने रूल ऑफ लॉ के लिए और हम हलीमी के साथ
अपने बारी ताला के सामने सरनुगू होते हैं कि उसने हमें सरफराजी। देखिए ब्रिगेडियर साहब, चाहे कोई भी आ जाए, कोई भी वहां पर आ जाए, कंट्रोल तो सेना के पास रहना है, तभी तो जमहूरियत पर बार बार सवाल उठता है पाकिस्तान के अंदर। Only your perception. This is a wrong perception. It's not like that. It doesn't happen like that. नहीं, ऐसे नहीं है। चलिए ठीक है सर, माफ कीजिएगा, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा। सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। भले ही आप इनकार करते रहे, पूरी दुनिया को पता है कि रिमोट कंट्रोल पाकिस्तान में कौन चलाता है, कौन तय करता है कि सत्ता किसके पास हो। और कहा यह भी जा रहा है कि अब जो भी नए प्रधानमंत्री होंगे, अगर वो सेना की पसंद के नहीं हो तो फिर तख्ता पलट का ऑप्शन भी खुला रहेगा। तो ऐसे में भारत के लिए चिंता की कई वजह है। वहां पर अगर सरकार हिलती है, वहां पर अगर सेना मजबूत होती है, वहां पर अगर चाइना का दखल बढ़ता है, भारत के लिए दिक्कत बढ़ती है। जरूरी है कि हम भी अपनी तैयारी रणनीतिक तौर पर उतना ही पुख्ता रखें। नमस्कार।